गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके चैनल कोचिंग सेंटर में। तो कल कहाँ तक से हम देखने चुके थे कि भारत का विभाजन के बारे में देखे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह विभाजन के परिणाम। तो भारत का जब विभाजन हुआ तो क्या क्या समस्या हम लोगों के सामने उत्पन्न हुई। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि लोगों का आवाजाही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास हो जाना। ये सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम समुदाय अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे और हिंदू समुदाय अपने क्षेत्र में जाना चाहते थे। तो क्या हुआ कि वहां से भारी मात्रा में लोगों का प्रवास और आप्रवास होने को देखने को मिला। वही देखते हैं कि विभाजन के परिणाम क्या निकलते हैं। सबसे पहला प्रवास तथा अप्रवास हुआ। अब सुनिए, प्रवास तथा अप्रवास किसे कहते हैं। मान के चलिए कि ये पेन है, ये मुंबई और एक दिल्ली। यह जो कलम है यह मुंबई से दिल्ली जाता है। तो इसके लिए यहाँ पहुंचा, यहाँ पे के लिए यहाँ के लोगों के लिए अप्रवास हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ गया तो ये प्रवास हुआ, लेकिन यहाँ पहुंचा तो अप्रवास हुआ। ठीक उसी प्रकार कोलकाता से अगर मुंबई आना है तो कोलकाता से व्यक्ति निकलते निकलते टकरते 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 कहाँ मुंबई पहुंच गया। तो मुंबई के आदमी के लिए, जो वहां मुंबई में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों के लिए अप्रवास हुआ। लेकिन ये जहां से निकला, अर्थात जहां से इसका उद्गम हुआ, वह प्रवास हो गया। और जहां पर पहुंचा, अर्थात जहां इनका गंतव्य हुआ, वह अप्रवास स्थान कहलाता है। तो इसी प्रकार भारी मात्रा में क्या हो गए कि लोगों का प्रवास हुआ। पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने लगे, पश्चिमी पाकिस्तान की ओर मुसलमान सब जाने लगे, और कुछ हिंदू थे जो कि भारत में रहने लगे। दूसरी सबसे बड़ी हिंसात्मक शिकार, जो उच्च वर्ग के लोग थे वो लोग तो सर्वाइव कर लिए, लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे वह हिंसा का शिकार होने लगे। कि बड़े जाति की लड़ाई में छोटे अल्पसंख्यक लोगों का शिकार होने लगा। और तीसरा बोलते हैं कि वैसा क्षेत्र जो कि युद्ध स्थल से काफी समीप थे, बॉर्डर एरिया या सीमांत क्षेत्र में थे, वैसा क्षेत्र जैसे कि अमृतसर, पंजाब, कोलकाता, ये सारे क्या होंगे, सांप्रदायिक अखाड़ा बन गए। एक तरह के विभाजन देखने को मिलता है। अब अल्पसंख्यकों का शिकार होना, तो अल्पसंख्यक किस तरह से शिकार हो गए बता दें कि अगर दो बड़े व्यक्ति लड़ते हैं तो तीसरे को हानि होता है, वह उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में चूहा ने बाजी मार ली। कि कुत्ता और बिल्ली लड़ते रहे, चूहा चुपचाप से निकल के चल गया। ठीक उसी प्रकार दो बड़े जाति लड़े और उसमें शिकार हुआ कौन, छोटे अल्पसंख्यक में। अब तीसरा होता है महिलाओं का शोषण। क्योंकि महिलाओं का शोषण होने लगा। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने घर की महिलाओं का मान सम्मान बचाए। वह चाहता है कि वह अच्छी जगह जाए ताकि उनका इज्जत बने रहे। ना कि हमारे बेटी, ना तो हमारे बहू, ना तो औरत का मान सम्मान को उछाला जाए या तो उन पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाया जाए। इसी के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते थे। कोई कोई ऐसे भी लोग थे कि खुद के मान सम्मान के लिए अपनी बेटी बहुओं को भी मार दिया। ये थे विभाजन के परिणाम। जब भारत का विभाजन हुआ तो हमें इन इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो देश में एक तरह से सांप्रदायिक दंगा हो गया, मारपीट लड़ाई, ये सारे देखने को। और दूसरा होता है हमारा राजवाड़ों का विलय। अगर हम राजवाड़ों का विलय करते हैं, हम लोग का देश है, यहाँ पे बना देते हैं कि मान लीजिए ये भारत देश है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में थी, ब्रिटिश सरकार जो भारत में थी, तब उन्होंने राजवाड़ों को, भारत के लोगों को दो हिस्सों में बांट कर रखा। तो पहला वे लोग जो कि ब्रिटिश प्रभुत्व के नियंत्रण में आते थे, अर्थात ब्रिटिश प्रभुत्व के भारतीय, जो कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार के नियंत्रण में काम करते थे। वो जो बोलते वो करते थे, उनके अधीन क्षेत्र में आते थे। और एक को बांटा गया, एक दूसरे को बांटा गया देसी राजवाड़े। जो देसी राजवाड़े थे वो उनका अलग प्रशासन था। उनके जो प्रशासनिक व्यवस्था जो थी
वहां के राजवाड़े के जो प्रमुख शासक होता था, राजा होता था, उसके द्वारा चलाया जाता था। ये राजवाड़े कौन होते थे? तो राजवाड़ के पास बड़ी मात्रा में, बड़े एरिया में जमीन होते थे। एक तरह से वो जमींदार होते थे। एक या दो गांव के वो मालिक होते थे, छोटे छोटे गांव के, उसे ही राजवाड़ कहा जाता है। राजवाड़ कौन होते हैं समझ आ गया? आपसे तो पूछेगा कि राजवाड़ कौन थे। तो राजवाड़ मात्र जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीन जायदाद होती थी, एक दो गांव में उसका नियंत्रण होता था, अधिकार होता था, दबदबा होता था, उन्हीं को राजवाड़ कहा जाता था। और ये राजवाड़े जो होते थे वह 565 टुकड़ों में बटे हुए थे। देखिए यहाँ पे मैप का आधार पर समझते हैं कि कुछ राजवाड़ यहाँ थे, कुछ राजवाड़ यहाँ थे, कुछ राजवाड़ यहाँ थे, कुछ राजवाड़ ऐसे ऐसे करके कितने 565, 565 छोटे छोटे क्षेत्रों में बसे हुए थे, जिन्हें राजवाड़ कहा जाता था। लेकिन क्या चाहते थे? क्या राजवाड़ अंग्रेजों का सरकार के अधीन नहीं थे? राजवाड़ भी अंग्रेजों के अधीन थे। वे भी चाहते थे कि हम अंग्रेज ब्रिटिश शासन से आजाद हुए। उन्होंने भी कहना था कि हमें भी भारत के जैसा भी, हमें भी ब्रिटिश शासन से आजाद होना है। तब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ठीक है राजवाड़, तुम्हें मैं आजाद करूंगा, लेकिन कब करेंगे? उन्हें कहा जैसे ही हम भारत को स्वतंत्र देश, एक आजाद देश घोषित कर देते हैं, उसके साथ साथ भी राजवाड़ों को भी उनके अधिकार दे दिए जाएंगे, उनके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाएगी कि अब आप स्वतंत्र हैं। तब उन्होंने, यह ब्रिटिश सरकार ने कही, तब अब ब्रिटिश सरकार ने और यह भी मंजूरी दिया कि उनका कहना था कि हम आपको स्वतंत्र करेंगे, ठीक है, जैसे भारत का विभाजन करेंगे, उसके बाद आपका विभाजन तो पक्का मत में, सॉरी सॉरी, जैसे भारत को स्वतंत्रता देंगे, फिर थोड़े समय के बाद ही देशी राजवाड़ों को भी स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यह ब्रिटिश सरकार की मंजूरी दी गई। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि यदि आप चाहते हैं वह भारतीय संघ में ही विलय रहे, आप भारतीय संघ में विलय हो सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं, या तो खुद के लिए स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है। और इन सभी का निर्णय लेने का जो अधिकार था वह राजवाड़ के प्रमुख शासक, जो राजवाड़ में भी शासक होते थे, उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार था राजवाड़ शासक में। और उनके जो प्रजा थे उनके हित में रह करके काम करते थे। तो एक तरह से इन दोनों के बीच के सामंजस्य बैठाना काफी मुश्किल थे। चाहते थे कि अरे, होता है कि 565 छोटे राजवाड़ थे, तो एक दूसरे से हिंसा होती है। कहा जाता है कि ये राजवाड़ इतना बड़े हैं और ये राजवाड़ छोटे हैं, तो एक दूसरे कंपटीशन होता है, वो लड़ाई होता है। तो कुछ बड़े बड़े राजवाड़ जैसे रियासत रियासत से राजवाड़ थे, ठीक है, इस तरह से मंजूरी दे दी गई। भारत में विलय करने का अब निर्णय राजवाड़ के शासक थे त्रावण पर। आप देखते हैं कि कौन से क्षेत्र था जो अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो एक था त्रावणकोर। यहाँ पे देखिए, ये त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले, जैसे ही ब्रिटिश सरकार कहे कि नहीं कि अपना देश बना सकते हैं, आप अब स्वतंत्र कर सकते हैं, त्रावणकोर के राजा ने खुद को भारत से स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपना एक अलग देश घोषित कर दिया। हैदराबाद कुत्ता का दूध पीछे एक मिनट, हैदराबाद इनके देखते ही देखते हैदराबाद भी क्या कर दिए कि हैदराबाद भी खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिए। उसके कौन थे? हैदराबाद के राजा निजाम थे। हैदराबाद के राजा निजाम थे, जो हैदराबाद के जो राजा, जो प्रशासक होते थे, प्रशासक बोलते है कि जो मेन होते थे, राजा होते थे, उन्हें निजाम कहा जाता था। हैदराबाद में निजाम का शासन हुआ करता था। तो हैदराबाद ने भी उसके साथ ही साथ अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। अब दूसरा आता है कि विलय में सरदार पटेल की भूमिका, कि इतने बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में जो देसी रियासत या तो राजवाड़े थे, उसे एक बार कल्पना करके देखा जाए कि इतने छोटे छोटे राज्य को जोड़ने में कितनी कठिनाइयां हुई होंगी, क्या क्या समस्याओं से गुजरना हुआ होगा। तो उसके लिए सरदार पटेल, उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए ही लौह पुरुष नहीं कहा जाता, क्योंकि वह एकता के प्रतीक है, इसलिए उनके
के जन्मदिन पर एकता दिवस के नाम पर बनाया जाता है। पूरे भारत देश को पुनर्गठन करने का जो श्रेय जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जैसे कि हम देखिए ओडिशा में 36 छोटे छोटे टुकड़े थे। मान के चलिए अभी ओडिशा एक राज्य है, उसके सॉरी 36 में 26, ओडिशा एक राज्य है, उसके 26 टुकड़े कर दिया जाए, कितना बचेगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 15 छोटे छोटे राज्य थे और सौराष्ट्र का क्षेत्र में। अब आपके दिमाग में हिंट आता है ये सौराष्ट्र क्या है? सौराष्ट्र तो ये है ना, ये गुजरात वाले जो यहाँ के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम सौराष्ट्र कहा जाता है। उसमें कितने थे? 119 छोटे छोटे राजवाड़ या देसी रियासत थे। इन्हें विलय करने के भारत में विलय कर भारतीय संघ में विलय करने का जो सबसे बड़ी जो भूमिका जाती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सोचिए कितना कठिनाइयां हुई। तब उन्होंने कहा कि वैसा छोटे राजवाड़े या तो वैसे छोटे देशी रियासत जो कि भारतीय संघ में विलय होना चाहते हैं, वह कितना 1947 1947 से पहले विलय हो जाएंगे तो यह समझा जाएगा कि आप भारतीय संघ में विलय हो गए। एक पत्र है विलय पत्र, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यह विलय पत्र का नाम है। अगर यह विलय पत्र में 1947 से पहले यदि हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं तो यह समझा जाएगा जो कि राजवाड़े जो हैं वह भारतीय संघ में विलय हो गए। तो इन सभी को मिलाने का जो कार्य जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका जाता है। इतने छोटे छोटे राज्य को तोड़ करके उन्हें किस तरह से मिलाया। अब आता है सबसे पहला तो मिलाने में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना किया गया हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ थे? तो हैदराबाद के जो क्षेत्र थे, मान के चलिए ये वाला क्षेत्र, पहले तेलंगाना हैदराबाद एक ही हुआ करता था, ये वाला क्षेत्र हैदराबाद थे। कौन था? हैदराबाद। यह भी चाहता था कि मैं एक अलग देश बनाऊं, मैं अपना एक स्वतंत्र देश बनाऊं, लेकिन किस आधार पर ये बोलता था कि अपने के लिए एक स्वतंत्र देश बनाए, क्योंकि वो तो चारों ओर से भारत से घिरा हुआ है। तो कैसे वह अपना एक स्वतंत्र देश बना सकता है? सरदार पटेल को समझ नहीं आई, पागल है क्या है ये, पागल वाला दवाई तो नहीं खा ले, ये अलग होना चाहता है। सरदार नेहरू जी का क्या बात हुई, अलग होना चाहता है सरदार नेहरू जी का। सरदार थोड़ा संभाल इसको। अब क्या किया, ये हैदराबाद का तो हिसाब लगाना होगा, कहीं तो इसका व्यवस्था करना होगा। हैदराबाद के शासक हम बता दिए थे, निजाम थे। शासक कौन थे? निजाम थे, जिनका वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है। निजाम का वहां के शासक को निजाम कहा जाता है, वो चारों तरफ से भारत से गिरे हुए थे। अब होते हैदराबाद के निजाम ने 1 साल के लिए शांति समझौता किया भारत के साथ। 1 साल के लिए शांति समझौता किया, लेकिन क्या खुद को बड़े बनने की लालसा हो, आप पे लालच हो, तो क्या वो कभी भी वो शांति समझौता का पालन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उसको उन्हें घमंड है, लालच है, तो वो कभी भी पालन नहीं कर सकते हैं निजाम के खिलाफ। निजाम इतना अत्याचारी शासक निकला, इतना शोषण, वहां के महिला बूढ़े बच्चे सभी का शोषण करने लगा हैदराबाद में। नेहरू जी देख के घबरा गए, सरदार कुछ कह रहे इसका वाट लगा। अब आते हैं यहाँ पे निजाम के द्वारा खिलाफ आंदोलन चालू हो गया। जगह जगह पे महिला बूढ़े बच्चे सब कोई निजाम के खिलाफ हैदराबाद में आंदोलन चालू करने लगा। अब यह आंदोलन एक तरह से उग्र होते चला गया। जब यह आंदोलन उग्र होते चला गया तो निजाम को दिमाग झंझना गया कि अब किया क्या जाए, ये तो वाट लगा ही देगा हमें। अब क्या किया जाए, निजाम पागल हो चुका। निजाम ने क्या किया, अर्ध सैनिक बल की स्थापना की अपने रक्षा के लिए। अर्ध सैनिक बल की रक्षा, अपनी रक्षा के लिए अर्ध सैनिक बल की स्थापना कौन किया? निजाम ने किया।
जिसे ही राजाकार कहा जाता था। राजाकार किसे कहा जाता था? निजाम के अर्धसैनिक जो बल थे उन्हें ही राजाकार कहा जाता था। अब यह राजाकार जो थे, हैदराबाद में निजाम के खिलाफ जो आंदोलन जगह जगह में उठे थे, उसे दबाने में, ज्यादा देने की, मार पीट, लूट, सारा हथकंडे हथिया लिया। उसके बाद क्या कर दिया, क्या कि हैदराबाद के आंदोलन को दबाने लगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिमाग ठनका, भारतीय सैनिक का आदेश दिया कि जाओ हैदराबाद को मारो, साला को खुलेआम मार। तब भारतीय सैनिकों ने तैयार हुए और हैदराबाद पर हमला बोला। जितने भी उनके अर्धसैनिक बल थे, निजाम साहब के मार के सुता दिया। अब वह एक प्रकार से हैदराबाद के निजाम थे वह घुटने टेकने में मजबूर हो गए। सरदार वल्लभ भाई के समय सरदार भाई माफ कर दे, हम बच्चे नहीं जान रहे कि पिता आप हो, हम तो छोटे बच्चे हैं। निजाम क्या करे, उनसे घुटने टेक उन्होंने माफी मांगे और उन्होंने विलय पत्र पर शामिल कर दिया। और इसे पूछा जाता है कि हैदराबाद को कौन से मिशन के तहत मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे भारतीय संघ में मिला दिया गया। 1 मिनट। तो हैदराबाद को किस मिशन के तहत मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, ट्वेल्थ का लेकिन हाईएस्ट क्वेश्चन है। लेकिन हमको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया जा रहा है कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अरे अगर शांति समझौता भारत के साथ, और एक था कि निजाम ने अपने आत्मरक्षा के लिए कौन सा सैनिक का स्थापना किया? अर्ध सैनिक बल की स्थापना की। तो पूछे भी जा सकते हैं कि अर्ध सैनिक बल की स्थापना की, जिसे क्या नाम से जाना जाता था? तो राजाकार के नाम से जाना जाता था। तो राजाकार किसके सैनिक थे? पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, तो आपको बताने के लिए होगा ना कि राजाकार जो होते थे वह निजाम के सैनिक थे, वो अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए बनाया था। समझ में आ रही है क्या? उन्होंने अपने के लिए तो, लेकिन उसको क्या कहते हैं, भारतीय सैनिकों ने उन्हें दूर चटा दिया। ओ निजाम, ओ हेलो, ये हमारा देश है, देश एक एकता का प्रतीक है। एकता वाला कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता दिवस किसके नाम पर बनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली व्यक्ति नहीं थे। 565 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 565 देसी रियासत या तो राजवाड़ों को विलय करने का कार्य कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतने रियासत को जोड़ने विलय करने का कार्य किए थे। तो हैदराबाद का विलय तक हमने देख चुका था। तो फिर हम अगला देखते हैं मणिपुर का विलय। तो हर एक राज्य, हर एक रियासत जो कि भारत में उस समय टूटा हुआ था, उनके विलय के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है मणिपुर का विलय। हैदराबाद के बाद आता है कि मणिपुर का विलय कैसे किया गया। बस आपको खड़ा होकर क्या करना है, समझना है। बस आपको टॉपिक को समझना है और इसे लिखने की प्रोसेस को सीखना है कि किस तरह से लिखा जाता है और एग्जाम में कौन से पॉइंट आ सकते हैं, कौन से पॉइंट नहीं आ सकते हैं, उसे देखना है हमें, ना कि हमें देखना है कि कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मणिपुर का विलय कैसे हुआ। तो मणिपुर का विलय जो करने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है, क्योंकि उन्हें ही तो लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पूरे राज्य का पूर्ण किए। तो मणिपुर का हम इतिहास थोड़ा सा पलट के देखते हैं। तो उस टाइम 1947 में जो भारतीय संघ में बहुत सारे रियासत, राजवाड़ों को मिलाया जा रहा था, तो उसमें से एक महत्वपूर्ण रियासत मणिपुर भी था। मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र। राजा कौन थे? बोधचंद। अब बोधचंद वो चाहते थे कि वो भारतीय संघ में विलय हो जाए। अब उन्होंने भारतीय संघ में विलय होने के लिए किए, हस्ताक्षर भी कर दिए। और राजा बोधचंद ने भारतीय संघ में विलय होने के लिए हस्ताक्षर भी कर दिए। लेकिन हुआ क्या है कि वहां के जनता का यह चाहते थे कि वो भारतीय संघ में विलय ना हो, वो अपना खुद स्वतंत्र देश बनाए। राजा नहीं चाहता था, यहाँ यहाँ जनता चाहता था कि अपना स्वतंत्र देश बनाए। अब बोधचंद, वहां के जो महाराजा थे, वह उन दबाव में आ गए। लोगों और जनताओं के दबाव में आकर के उन्होंने जनमत संग्रह कराया। 1948 में मणिपुर में जनमत संग्रह कराया। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम
सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार का जो सिद्धांत दिया गया था वो कहाँ से था? मणिपुर से था। मणिपुर राज्य में ही सबसे पहले वोट देने का नियम प्रणाली शुरू हुए थे। कहाँ से? मणिपुर से देखते हैं कि हस्ताक्षर किया और सार्वभौमिक मताधिकार का उन्होंने नियम पारित किया। जब चुनाव हुए, जैसे ही मणिपुर में चुनाव होते हैं उसके बाद वहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है। संवैधानिक राजतंत्र की मतलब क्या है? संविधान ही रहे लेकिन वहाँ पे राजा का तंत्र हो, राजा का शासन हो, उसी को हम संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। ठीक है, संविधान के हिसाब से काम तो करेंगे परंतु वहाँ का शासन व्यवस्था किसके हाथ में रहेगी? राजा के हाथ में रहेगी। लेकिन जब जनता के दबाव में आके तो राजा बोधचंद ने क्या करवा लिया? जनमत संग्रह करा लिया। लेकिन जब भारतीय सरकार ने मणिपुर के राजा बोधचंद पर दबाव डाले तब उन्होंने अंतिम क्षण में भारतीय संघ में हस्ताक्षर कर दिया और इस तरह मणिपुर का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसी के लिए आज भी मणिपुर में बहुत सारे दंगा फसाद क्यों होते हैं? क्योंकि उस टाइम के उस समय का जो आक्रोश, जो क्रोध है वो अभी भी यहाँ के जनताओं के मन और दिमाग में बैठा हुआ है। भारत के प्रति थोड़े से, उतना नहीं कह सकते लेकिन बहुत बदल रहा है, उससे घृणा रखते। इसलिए जब समय समय पर मणिपुर में आंदोलन होता है, मणिपुर का विलय के बारे में समझे तो मणिपुर के विलय में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मणिपुर के विलय में कोई वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, बस पूछा जा सकता है तो मणिपुर के विलय करने में उस समय का राजा कौन थे? तो राजा भोजचंद। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारा राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया यह देखना है। तो जनता की जो मांग थी वह राज्य का जो पुनर्गठन हो वह भाषा के आधार पर हो। अभी राष्ट्र निर्माण की जो प्रकृति है वो पूरी नहीं हुई है। अभी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चल ही रही है। जनता चाहती थी कि हमारा जो राज्य हो वो भाषा के आधार पर गठन हो। केंद्र सरकार ने मान लिया, अच्छा ठीक है भाई, मैं तुम्हारा जो राज्य का गठन करूंगा वह भाषा के आधार पर ही करूंगा। लेकिन 1947 में देखा गया कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया। केंद्र सरकार का दिमाग हिल गया। यदि हम राज्य के वो भाषा के आधार पर गठित किया जाता है तो आगे चलकर कोई और न समस्या उत्पन्न हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने इसे नकार दिया। नकार किस लिए दिया? बोला कि अब नकार नकार दिया कि अब राज्यों का जो गठन होगा वह भाषा के आधार पर नहीं होगा। जनताओं का जो उपद्रव है और बढ़ता चला गया। अब उन्होंने आंदोलन चालू कर दिए केंद्र सरकार के विरुद्ध। अब यह आंदोलन इतना भयानक, इतना उग्र हो गया कि केंद्र सरकार को मजबूर करने के लिए आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम भयानक उग्रवादी आंदोलन उठा। आंध्र प्रदेश का कहना था कि हमारा जो राज्य है उसका गठन भाषा के आधार पर हो। आंध्र प्रदेश का भाषा क्या है? तेलुगु भाषा है। लेकिन भी केंद्र सरकार यह इसे अवहेलना कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। उन्होंने भी मना कर दिया तो भी नहीं कर रहे थे। आंदोलन अपने चरम सीमा पर उत्कर्ष में पहुंच गई। सभी नेता, विधायक, राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट किसे था? आंध्र प्रदेश को था। वे सब भी चाहते थे कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर। अब ये सब देखते देखते केंद्र सरकार को झुकना पड़ गया, परंतु भी वह नहीं झुकी। तब वहां आंध्र प्रदेश के एक प्रमुख दिग्गज गांधीवादी नेता थे पोटी श्री रामुलु। ठीक है, यहाँ पे पोटी श्री रामुलु दिग्गज गांधीवादी थे। उन्होंने अनिश्चित काल तक 56 दिनों तक भूख हड़ताल किए। अब उस भूख हड़ताल के दौरान पोटी श्री रामुलु की हत्या हो गई, मर गए, आत्महत्या हो गई भूख हड़ताल के दौरान। अब यह आंध्र प्रदेश एक तरह से खूंखार बन चुका था। केंद्र सरकार ने इसे देखते ही देखते अब उसे दबाना, उसे
केंद्र सरकार को असंभव हो चुका था, कोई भी दबा नहीं सकता कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो बगल के लोगों को मन में जागृति जगती है, अपने राज्य, अपने देश के बारे में कोई मर गया तब होगा वैसा। पहले उसके अंदर की जो भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी, भावनाएं बाद में उत्पन्न होगी। पोती श्री रामुलु की मृत्यु होगी। अब जब उसकी मृत्यु हो जाते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में, कब? 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में भारत का प्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। कितना समझ आ गया कि किस तरह से उसका गठन किया गया। अब आंध्र प्रदेश को देख करके अन्य राज्य जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये दो राज्य नहीं थे पहले, गुजरात और महाराष्ट्र, पहले मुंबई हुआ करते थे। मुंबई एक तरफ ज्यादा भारी मात्रा में गुजराती बोली जाती थी और एक तरफ में मराठी बोली जाती थी। तो इसलिए मुंबई ने भी अपने राज्य को तोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि इस राज्य का भी विघटन करके भाषा के आधार पर दो राज्य बनाया जाए। तब 1960 ईस्वी में मुंबई को तोड़ दिया गया और महाराष्ट्र, जिसमें मराठी ज्यादा बोले जाते थे, वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में रह गए, और जिधर गुजराती अधिक बोले जाते थे उधर गुजराती लोग रहते। 1960 ईस्वी में इसका भी विघटन हो गया। अब इसे देखते देखते अन्य राज्यों का मांग और बढ़ता चला गया। तब क्या हुआ कि 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में देंगे ही देंगे। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, लेकिन उस समय गठन किया, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग का जो रिपोर्ट है वह 3 साल के बाद 1956 में पारित किया गया, और जिसकी जिम्मेवारी इन्हें दे दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दिया गया कि अब राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर, चाहे विकासात्मक के आधार पर, जो भी आधार पर हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका होगी। और इस आयोग को अली फजल आयोग के नाम से जाना जाता है। फजल आयोग के नाम से पूछा जाएगा कि 1956 ईस्वी में जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो रिपोर्ट पारित हुआ, वह आयोग का क्या नाम था? आपका आंसर रहेगा अली फजल आयोग। उस आयोग का नाम था, जिसकी जिम्मेवारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जगह जगह से राज्यों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने जोड़ करके एक नव निर्मित भारत का निर्माण किया गया। अब भारत का निर्माण हो चुका था, अब राज्यों का पूर्ण गठन हो चुका था, लेकिन भी एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वह थी जम्मू कश्मीर का विलय। जम्मू कश्मीर अभी भी भारतीय संघ में विलय होने से इनकार करते रहे। वो चाहते थे कि हम भारतीय संघ में विलय नहीं होंगे। तो जम्मू कश्मीर का इतिहास देखते हैं। जम्मू कश्मीर का विलय, वहां के राजा जानेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ हरिश्चंद्र नहीं, हरिचंद्र, राजा हरि सिंह। कौन थे? सॉरी, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह थे, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के शासक, जहाँ पे राजशाही, तानाशाही शासन व्यवस्था जम्मू कश्मीर में स्थापित थी। अब जम्मू कश्मीर के जो लोग चाहते थे, वह तो ना वो भारतीय संघ में विलय होना चाहते थे, ना तो वह पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे। वो अपना एक स्वतंत्र देश आंध्र, हैदराबाद के जैसा बनाना चाहते थे। राजा थे हरि सिंह। तब पाकिस्तानी घुसपैठी 1948 ईस्वी में हुई। उसी समय पीओके के 30% हिस्से पर, यहाँ पे है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ
पीओके के ये 30% क्षेत्र पर पाकिस्तानी घुसपैठियों का कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। तब राजा हरि सिंह का दिमाग खुला। तब राजा सिंह अपने परिवार के रक्षा करने के लिए अपना खुद का स्वयं की रक्षा करने, जनता का नहीं करेगा, खुद की सुरक्षा करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से मदद मांगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ तो उन्होंने बाजी मार दी। कहा राजा हरि सिंह को कि यदि तुम भारतीय संघ में विलय होना चाहते हो तभी मैं भारतीय सैनिक को यह आज्ञा दूंगा कि जाके तुम्हारी रक्षा कर सके। तब हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि हाँ मैं भारतीय संघ में विलय होना चाहता हूँ या मैं विलय हो गया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किए, पाकि, पाकिस्तान की ही समीप है राजस्थान, राजस्थान यहाँ पे जो भारतीय सैनिक थे उन्हें भेज दिया गया, कहाँ, जम्मू कश्मीर। और वहां पे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ निकाला। और इस प्रकार से क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का भी विलय हो गया। अब पूरा हमें अच्छा से समझ, अब राज्यों का पुनर्गठन संपन्न हो चुकी है। तो कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बने वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। अब एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, कैसा क्वेश्चन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन, इसके बारे में 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि राज्यों की पुनर्गठन किस प्रकार किया गया, उनकी व्याख्या करें। ये 3 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आपसे अच्छा से व्याख्या कर दिया। एक बार हम अच्छा से व्याख्या कर देते हैं कि जनता की मांग थी, भाषा के आधार पर सरकार की सहमति थी, उन्होंने सहमति दे दी। ठीक है, हम भाषा के आधार पर करेंगे, लेकिन परिस्थिति बदली तो अब क्या करने लगा कि अब वह भाषा का आधार पर नहीं, वहाँ के जनता जो थे आंध्र प्रदेश के, वह विद्रोह करने लगे, उपद्रव करने लगे, वहाँ उपद्रव होने लगी। तो क्या होने लगे, अब केंद्र सरकार और वहाँ के पोटी ये है पोटी श्रीरामुलु, यहाँ का है पोटी श्रीरामुलु ने अंकित करने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। तो आंध्र प्रदेश के जो जनता थी वह उपद्रव, भारी आंदोलन पड़ गई, जिस कारण से क्या हुआ कि केंद्र सरकार को मजबूर होकर के आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करना पड़ा। ये ऐसा क्वेश्चन आप वहां पे वर्णन कर सकते हैं। 3 नंबर या तो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। अब हो गया, और इम्पोर्टेंट है ये तो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल साइंस है वो, फर्स्ट चैप्टर है, किताब में अंडरलाइन कर लीजिए 1956 ईस्वी। पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का रिपोर्ट पारित कब हुआ। पारित हुआ 1956 में, लेकिन गठन कब हुआ था, शब्दों में ध्यान रखना है। गठन कब हुआ था तो 1953 ईस्वी में। कहाँ है, 1953 ईस्वी में गठन किया गया, लेकिन पारित कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई और इनके जिम्मेवारी किन्हें दी गई। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, लेकिन रिपोर्ट जो थी, उसका अधिनियम जो था, वो 3 साल के बाद 1956 में पारित किया गया, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेवारी दिए गया। और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, जिनके इस आयोग का नाम था अली फजल आयोग। समझ, तो आज पूरा लेक्चर खत्म कर दिया, पूरा चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस के राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में से पहला चैप्टर हम लोग खत्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको समझ आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर से अगला चैप्टर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।